हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्या होता है, उसके रीजंस क्या है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, फिर उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। देखो, एक्सेस डिमांड को मैं थोड़ा सा इलॉबरेट ज्यादा करूंगा, वेयर इज डेफिसिट डिमांड में थोड़े से बस चेंजेस करेंगे जो समझना होगा। तो एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, बेसिकली इसको अच्छे से समझना है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कैसे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप को समझाइए। ये दो क्वेश्चन आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, मतलब इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट डू मीन बाय एक्सेस डिमांड। रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन दैट ऑफ, क्या लिखा है, एएस। ऐसी सिचुएशन जहां पर एग्रीगेट डिमांड मतलब प्लान्ड इन्वेंट्री, सॉरी डिजायर्ड इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेंट्री। लेकिन एक लाइन लिखिए सर, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है नो आइडल कैपेसिटी। नो आइडल कैपेसिटी मतलब ये होता है कि भैया हमारे पास, ध्यान से समझना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर एबल टू वर्क आर गेटिंग द जॉब्स एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो लोग काम करना चाहते थे, जो लोग काम कर सकते हैं, दोनों को ही जॉब मिल चुकी है। मतलब जो लोग काम करना नहीं चाहते उनको हटा देते हैं, जो लोग काम नहीं कर सकते उनको हटा देते हैं। तो हमारे इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो काम करना चाहता और काम कर सकता है, उसको जॉब नहीं मिली। तो हमारे पास कोई ऐसा बंदा बचा नहीं है जिसको हम लोग अपनी प्लान इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए जॉब में रख ले। क्यों सर? क्योंकि क्या लिखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज क्या नहीं है, आइडल कैपेसिटी नहीं है। और अगर आइडल कैपेसिटी नहीं है तो ध्यान से समझो, हमारे पास सिचुएशन आ गई, पहला क्वेश्चन की यार सर एएस को बढ़ाएं कि एडी को कम करें। सबसे पहले ये डिस्कस करना पड़ेगा कि एडी बढ़ा क्यों। सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा एडी बढ़ा क्यों। तो एडी बढ़ने के कुछ बहुत बेसिक रीजन है। सबसे पहला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया। लोगों का क्या बढ़ गया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या प्रोपेंसिटी टू सेव कम हो गया, या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ गया। लोग अब ज्यादा खर्च करना चाह रहे हैं, या उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स आ गया हो, या हो सकता है डिमांड ज्यादा हो किसी प्रोडक्ट की तो वो भी लेना चाह रहे हो सकता है उनकी इनकम बढ़ गई हो। और इनकम इसलिए बढ़ी होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स रिड्यूस किया होगा, रिडक्शन इन टैक्स रेट या फॉल इन टैक्स रेट। टैक्स रेट कम होगा तो क्या होगा सर, डिस्पोजेबल इनकम बच जाएगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो भैया बंदा खर्चा ज्यादा करेगा, और अगर खर्चा ज्यादा करेगा तो एग्रीगेट डिमांड दैट इज डिजायर्ड इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। एक और रीजन हो सकता है कि राइज इन इन्वेस्टमेंट। फर्म्स जो है जिन सेक्टर में अभी तक पीछे हटती थी खर्च करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीछे हटती थी, क्योंकि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम मिला करता था। विद द इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, या हो सकता है एक्सटर्नल वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से फर्म्स भी अब कंसीडर कर रही है कि यार अच्छा आरओआई है, चलो इन्वेस्ट किया जाए, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और क्या हो सकता है, और सबसे सिंपल है, गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर बढ़ गए होंगे। राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्यों भाई? जैसे एग्जांपल के लिए कोई सरकार अगर चुनाव के टाइम पे अगर ये प्रायोरिटी में रख रही है कि यार हमको चुनाव जीतना है, तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो खर्चा ज्यादा करना चाह रही है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हम लोग 2000 करोड़ सैंक्शन करते हैं, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन आएगा तो जॉब ज्यादा मिलेगी, जॉब मिलेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम मिलेगी तो क्या करेंगे लोग, खर्चा ज्यादा करेंगे। अब इसके बाद है तीन, ध्यान से समझना, राइज इन एक्सपोर्ट्स। सर एक्सपोर्ट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ रही है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। राइज इन एक्सपोर्ट मतलब होता है अगर एक्सपोर्ट ज्यादा, इसका मतलब बाहर की कंट्री वाले हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको ज्यादा मांग रहे हैं, तो हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या बढ़ेगा दोस्तों, जीडीपी बढ़ेगा। और जीडीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब दो चीजें हो रही हैं, एक तो लोगों की इनकम बढ़ रही है जिसकी वजह से उन लोग खर्चे क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और फॉल इन इंपोर्ट्स मतलब क्या हो गया, हम लोग बाहर के गुड्स नहीं मंगवा रहे। अगर बाहर के गुड्स नहीं मंगवाएंगे इसका मतलब हमारा खर्चा
इंडिया के अंदर ही हो रहा है, हमारा खर्चा इंडिया के अंदर ही हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो डिमांड है डोमेस्टिक लेवल पर ज्यादा है। अब बात करते हैं लास्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब होता है कंट्री में दो टाइम पर प्रिंट नोट किए जाते हैं, या तो डीमोनेटाइजेशन जैसे एक्सटर्नल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो टाइम होता है वैसे, या फिर अगर कंट्री में मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो प्रिंट करती है गवर्नमेंट। तीसरा होता है जब कभी भी हमारा जो फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा हो जाए और बोरोइंग के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल पर हमको अगर कोई भी तरीका ना मिले, तो लास्ट में हम लोग आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, नए नोट प्रिंट करती है। तो अगर प्रिंट नए होंगे, अगर नए नोट प्रिंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई उस पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ेगा। तो सर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा एक्सेस डिमांड का? सर एक्सेस डिमांड दिखता कैसा है? एक्सेस डिमांड ऐसा दिखता है दोस्तों। तो यहां अगेन आप क्या लिखोगे, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो एडी जो था पहले ये था एडी 1, अब एडी मान के चलो ये एडी था और ये एडी 1 ले लेते हैं, डैश ले लेते हैं। क्यों बढ़ा है? क्योंकि या तो कंजम्पशन बढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा, या तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़े होंगे। तो ये जो गैप है ना दोस्तों, देखो देखो ध्यान से समझो, एएस को एडी कहां पे काट रहा था, यहां पे काटना चाहिए था, यहां पे चाहिए था, लेकिन एडी बढ़ जाने की वजह से ये जो गैप हो गया ना, नहीं काट पा रहा है। इस गैप को ही अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। तो सर एक्सेस डिमांड का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ेगा प्राइस पर, नहीं पड़ सकता, प्राइस पर नहीं पड़ सकता। तो क्या आउटपुट पड़ेगा, तो क्या एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा, किस पे पड़ेगा? देखते हैं किस पे पड़ेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्या एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा? नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज हमारे पास क्या नहीं है, नो आइडल कैपेसिटी। हम किसी को रख ही नहीं सकते। क्यों सर? क्योंकि दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दोज हु आर एबल टू वर्क आर गेटिंग द जॉब। इसका मतलब यहां पर क्या है, आइडल कैपेसिटी नहीं है। दूसरा, अगर एम्प्लॉयमेंट पर इंपैक्ट नहीं होगा तो फिर उसकी वजह से जीडीपी या आउटपुट पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आउटपुट को डायरेक्ट कौन इंपैक्ट करता है दोस्तों, लेबर। और थर्ड, हाँ, जनरल प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। जनरल प्राइस लेवल जो है क्या हो जाएगा, राइज, बढ़ जाएगा। क्यों राइज हो रहा है पता है दोस्तों? सिंपल सा लॉजिक है भैया, अगर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को आप हर्ट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, तो आपके पास एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन को ठीक कर इंपैक्ट का एक ही तरीका बच जाता है लास्ट, कि आपको प्राइस बढ़ाने होंगे या बढ़ जाएंगे। अब सर इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? सबसे सबसे बेसिक तरीका है, देखो तीन इसमें सबसे बड़े इंपैक्ट कर रहा है। एक तो टैक्स, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इंपैक्ट करते हैं। थ्रू क्या कंट्रोल करके, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब हम अब कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे जिससे कंट्री या इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई सर्कुलेट हो रहा है वो थोड़ा सा कम होगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तीन तरीके, उसमें सबसे पहला मैं काम करता हूं, चेंज इन टैक्स रेट। चेंज इन किसमें, टैक्स रेट में। तो एक काम करते हैं, टैक्स रेट कम है, डिस्पोजेबल इनकम क्या थी, ज्यादा थी, तो लोग खर्च भी क्या कर रहे थे, ज्यादा। तो एक काम कर देते हैं, टैक्स रेट को बढ़ा लेते हैं दोस्तों। टैक्स रेट बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल जो इनकम है वो कम हो जाएगी और लोग खर्च क्या करेंगे, कम, जिससे एडी कम होगा। और दूसरा है गवर्नमेंट को जो अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो उन लोग ज्यादा कर रहे थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो लोगों की इनकम, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट कम और इनकम कम होगी इट विल लीड टू कंजम्पशन। क्या कर पाएंगे दोस्तों, लोग कम। अब है सबसे इंपॉर्टेंट, चेंज इन मनी सप्लाई। चेंज इन मनी सप्लाई में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। दूसरा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव। अब ध्यान से समझना, क्वांटिटेटिव में होते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर होता है थर्ड में, फोर्थ में ओपन मार्केट ऑपरेशन, और फिफ्थ में होता है LRR। क्या क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव में होता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपीएम दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, लास्ट क्या होता है, लीगल रिजर्व रेशियो। अब ध्यान से समझो,
बैंक रेट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इसका मतलब मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब लोगों को लोन ऑलरेडी मिल रहा है। तो एक काम करते हैं सर, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट अ रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी, लोन किसको? कमर्शियल बैंक को। किस पर्पस के लिए? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। अब ध्यान से समझना, अगर अगर आरबीआई महंगे रेट पर कमर्शियल बैंक को, महंगे इंटरेस्ट रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देगी, तो कमर्शियल बैंक को ये लोन महंगे में मिलेगा, तो उन लोगों को कमाना भी ज्यादा पड़ेगा। तो वो इधर से महंगे में मिला, तो वो लोगों को भी किस में देगी? महंगे रेट पर देगी। यही तो करना था हमको। कमर्शियल बैंक को चाहते थे कि कमर्शियल बैंक आगे लोन महंगे में दे, ताकि लोग लोन लेने डिस्करेज हो। तो एक काम करते हैं, बैंक रेट को बढ़ाते हैं। बैंक रेट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ लोन, दैट इज मार्केट रेट ऑफ लोन, क्या हो जाएगा? ज्यादा। मार्केट रेट ऑफ लोन ज्यादा हो जाएगा तो लोन लेना धीरे से क्या होगा? डिस्करेज। लोन लेना डिस्करेज होगा तो मनी सप्लाई क्या होगा दोस्तों? कम। सेम चीज आरआर के साथ करेंगे। आरआर और बीआर में क्या डिफरेंस है सर? बीआर इज फॉर, जल्दी बोलो, यस, लॉन्ग टर्म, और आरआर किसके लिए दोस्तों? शॉर्ट टर्म। तो आरआर बढ़ाएंगे, अगेन कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लोन से लोन लेना डिस्करेज होगा, और वो किसको कम करेगा दोस्तों? मनी सप्लाई को। सर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है कि कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास, जैसे जन धन योजना बोल लो, या बहुत सारी ऐसी योजनाओं के तहत बैंक्स के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट आता है, और उसे बोलते हैं सरप्लस डिपॉजिट। जब इनके पास सरप्लस डिपॉजिट आता है तो आरबीआई डरती है कि अगर बैंक्स के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ गया तो वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में, बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देगी टू हैव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिटर्न। लेकिन ऐसे में क्या होगा? एक तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, ऑलरेडी लोगों के पास मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा सर्कुलेट हुआ है। तो एक काम करते हैं, आरबीआई बोलती है कमर्शियल बैंक को कि तुम अपना सरप्लस फंड मेरे पास डिपॉजिट कर दो। अब कमर्शियल बैंक बोलेगी मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें इस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? आरबीआई बोल रहा है। किसको? कमर्शियल बैंक को, कि तुम अपने सरप्लस फंड मेरे पास डिपॉजिट कर दो, तुमको मैं अच्छा खासा इंटरेस्ट दूंगा। तो अब क्या हो गया? सरप्लस फंड चैनलाइज होके किसके पास आ गया दोस्तों? आरबीआई के पास। और ऐसी सिचुएशन में अब कमर्शियल बैंक इस सरप्लस फंड को ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, और अगर कम इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट में मनी सप्लाई अब थोड़ा क्या रहेगा? आरबीआई के हिसाब से कंट्रोल्ड रहेगा। ये हुआ हमारे पास। अब अपन चलते हैं ओपीएम। ओपीएम मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक्सेस डिमांड की केस में वो सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। वो कौन? आरबीआई सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ध्यान से समझो, मैं एज ए नॉर्मल इंसान मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करूंगा तो मेरे से फंड उठ के आरबीआई के पास चले जाएगा। आरबीआई के पास पैसा पहुंच गया। अब आरबीआई के पास पैसा पहुंच गया मतलब मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब मैं और कहीं खर्च नहीं कर पाऊंगा। यही चाहती थी। और लास्ट है एलआरआर। एक होता है सीआरआर दोस्तों और एक होता है एसएलआर। सीआरआर मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने बोला है कि बड़ी तेरे पास जब भी डिपॉजिट आएगा ना तो उसका कुछ परसेंटेज तू मेरे पास रखती हो, वो होता है सीआरआर, और कुछ परसेंटेज तू अपने पास रख लियो, वो होता है एसएलआर। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड दोनों के ही रेट को हम लोग बढ़ाएंगे, जिससे लोन की अवेलेबिलिटी किसकी कम हो जाएगी दोस्तों? कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी। और ऐसी सिचुएशन के तहत मनी सप्लाई क्या जाएगा? मार्केट में कम जाएगा। मनी सप्लाई क्या जाएगा? कम। अब अपन पढ़ते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में होते हैं तीन। एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक होता है मोरल सुएशन, और एक होता है सबसे इजी रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्या होता है दोस्तों? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब ध्यान से समझना, मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या होता है सर? इट इज अ डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस? वैल्यू ऑफ लोन सैंक्शनड और उसके बीच का डिफरेंस मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड
बाय बोरोवर। किसके द्वारा? बोरोवर जो भी सिक्योरिटी ऑफर करेगा वो, और जो बैंक ने लोन दिया, इसके बीच का डिफरेंस। नहीं समझ में आया सर? एक बार और बताना। सिंपल सा लॉजिक देखो, मैंने 20 लाख का लोन सोचा था, उन्होंने सैंक्शन कर दिया, लेकिन उन्होंने मांगा कितना मेरे से सिक्योरिटी के फॉर्म में? 25 लाख। तो उन्होंने मार्जिन एक्स्ट्रा कितनी रिक्वायरमेंट रखी थी? 5 लाख की। तो सर एक्सेस डिमांड के केस में क्या होगा? हम लोग एज अ कमर्शियल बैंक, आरबीआई हमें डायरेक्ट करेगी कि बड़ी तुम लोग अब एक काम करो, ये जो रिक्वायरमेंट, मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ना, अब तुम लोग इसको ना 6 से 7 लाख कर दो, 8 लाख कर दो। अब वही लोन 20 लाख का जो 25 में मिल रहा था, वही 20 लाख का लोन के लिए मेरे को 28 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब मैं डिस्करेज हो रहा हूं। हो सकता है मैं प्राइवेट बोरोवर्स, मतलब मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगा, वो अपना कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि एक्सेस डिमांड के केस में मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। अब डेफिसिट डिमांड में आते हैं। अब ध्यान से समझो, हमने डिटेल में पढ़ा डेफिसिट डिमांड में क्या क्या चेंजेस होंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, हाँ बहुत सिंपल है डेफिसिट डिमांड, एक बार में समझो और चैप्टर खत्म करते हैं। ध्यान से समझना, ये एएस का फोटो बना, ये है एडी, अब है ये एडी कम हुआ, जो ये कौन सा है? एडी कम हुआ। तो ये जो डिफरेंस है, इसको कौन सा नाम से बोल रहे हैं अपन? डिफ्लेशनरी गैप। सर कहां कहां चेंजेस करेंगे? इज लेस देन, चेंज क्या हो जाएगा? डेफिसिट डिमांड। तो डेफिसिट डिमांड मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस देन एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। सर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डेफिसिट डिमांड के? डेफिसिट डिमांड के रीजंस हो सकते हैं, चलो मेरे साथ बोलो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। और टैक्स बढ़ गए होंगे। टैक्स क्या हो गए होंगे? बढ़ गए होंगे। क्या सर टैक्स बढ़ गए होंगे? कैसे टैक्स बढ़ गए होंगे? तभी तो दोस्तों उनके पास पैसा बच ही नहीं रहा है। पैसा बच नहीं रहा है तो डिमांड क्या कर रहे हैं दोस्तों लोग? कम। फर्म्स को आरओआई अच्छा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट, क्योंकि हो सकता है कोविड की सिचुएशन हो या ऐसा कोई एक्सटर्नल इंपैक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर रहे हैं? कम। हो सकता है हमारे कंट्री में करेंसी एप्रिसिएशन चल रहा हो, इसीलिए फॉल इन एक्सपोर्ट और एप्रिसिएशन के कारण राइज इन एक्सपोर्ट। अब ध्यान से समझो, एक बार मैं इसको समझा देता हूं। एक्सपोर्ट अगर कम होंगे, एक्सपोर्ट अगर कम होंगे, इसका मतलब डोमेस्टिक डिमांड हो ही नहीं रही है। डोमेस्टिक डिमांड नहीं हो रही है ना, तो एक्सटर्नल लेवल से और ना तो इंडिया वाले मांग रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट हम लोग कहां से कर रहे हैं? बाहर से। तो जो चीज हम लोग इंडिया में मांगते थे और जो चीज इंडिया से बाहर वाले मांगते थे, वो दोनों ही लोगों ने डिमांड कम कर दी, और डिमांड कम हो गई, इसलिए इट इज लेस देन। इंपैक्ट क्या पड़ेगा दोस्तों? अब ध्यान से समझो, हमारा जो प्लान इन्वेंट्री है वो ज्यादा हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट हटाएंगे। एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे तो क्या कम होगा? आउटपुट। और जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? फॉल। और जब भी एम्प्लॉयमेंट कम होता है दोस्तों, विद द रीजन ऑफ एडी इज लेस देन दैट ऑफ एज, वो कौन सी सिचुएशन को क्रिएट करता है? इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को। अब एक आगे चलते हैं, मेजर्स टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड। जल्दी से मुझे बताओ क्या करना चाहिए? रेट को क्या करेंगे पता है दोस्तों? रेट को कम करेंगे, टैक्स रेट कम होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और लोग खर्च क्या कर पाएंगे? ज्यादा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलना पड़ेगा कि भैया तुम लोग बढ़ाओ। अगर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों की इनकम जनरेट होगी और लोग खर्च क्या करेंगे? ज्यादा। अब अपन डिस्कस करते हैं मनी सप्लाई को कैसे ठीक करेंगे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक रेट को कम किया जाएगा ताकि कॉस्ट ऑफ लोन जनरल पब्लिक के लिए कम मिले, और अगर जनरल पब्लिक के लिए कम मिलेगी तो लोन उन लोग क्या ले पाएंगे? ज्यादा। और अगर लोन ज्यादा ले पाएंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो सर डेफिसिट डिमांड में मनी सप्लाई बढ़ाना है क्या? हां जी हां, मनी सप्लाई डेफिसिट डिमांड के केस में हमें बढ़ाना है, बढ़ा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, रेपो रेट हम क्या करेंगे पता है दोस्तों? कम। हम मतलब आरबीआई, उससे कॉस्ट ऑफ लोन क्या हो जाएगा? कम। किसके लिए? जनरल पब्लिक के लिए। अब उन लोग इंकरेज होंगे लोन लेना और मनी सप्लाई क्या होगा? ज्यादा। रिवर्स रेपो रेट के केस में कमर्शियल बैंक के पास जो सरप्लस फंड है, आरबीआई उसको नहीं मांग रही है,
वो बोल रही है तुम्हें जहां इन्वेस्ट करना है करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इससे कमर्शियल बैंक के पास जो सरप्लस फंड है वो इन्वेस्ट ज्यादा होगा, ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो उस सेक्टर में मनी सप्लाई ज्यादा होगा। ओपीएम, ओपन मार्केट ऑपरेशन में कमर्शियल बैंक्स के थ्रू आरबीआई सिक्योरिटीज वापस से परचेस करेगी, और एलआरआर में हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर को कम करेंगे, एसएलआर को भी कम करेंगे, जिससे कमर्शियल बैंक की लोन अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और मार्केट में मनी सप्लाई सर्कुलेशन में भी क्या आ जाएगा, ज्यादा। लास्ट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, देखो ध्यान से समझो, 25 लाख का हम लोग मांग रहे थे 20 लाख के लोन के लिए, कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने बोला था कि बड़ी इसको तुम 28 लाख कर दो, तो 20 लाख के लोन के लिए 28 लाख की सिक्योरिटी जा रही थी। अब डेफिसिट डिमांड के केस में कमर्शियल बैंक को आरबीआई बोल रही है तुम लोग एक काम करो, अब 20 लाख के लोन के लिए सिर्फ कितनी सिक्योरिटी मांगो, 23 लाख। लोग इंकरेज होंगे, वायर 23 लाख का सिक्योरिटी देख के 20 लाख का लोन मिल रहा है, सिर्फ 3 लाख एक्स्ट्रा देना है, तो इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, कम, ताकि कमर्शियल बैंक से लोग लोन लेना इंकरेज हो। यहां पर खत्म होता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। यही टॉपिक आपका बैंकिंग में है, इसलिए मैं बैंकिंग में वाला टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा। मैं मनी और बैंकिंग में, मनी में M1 बस समझाऊंगा, और बैंकिंग में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और मनी क्रिएशन। ये वाला टॉपिक मैं फिर से वहां पर समझाने नहीं जाऊंगा। ओके दोस्तों, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।